हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल के अंतर्गत विज्ञान के चौपाल में हम दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम आगे की परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बिंब की किस किस स्थिति में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हमने 3 स्थितियां पढ़ी थी। पहली, जब वस्तु अनंत पे हो। दूसरी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। और तीसरी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। आज हम आगे की स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। हमने अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिया। ये हो गया वक्रता केंद्र और ठीक बीच में क्या रहेगा? फोकस रहेगा। अब पीछे हमें लाइन नहीं लेना है क्योंकि हमें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है। तो वक्रता केंद्र और फोकस तो आ ही गया, तो पीछे लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हम वस्तु को रख दिया। हमने क्या किया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रख दिया। अब मैंने बताया था कि 2 तरह की किरणें लेनी पड़ेगी। तो पहली, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दी। ये है मुख्य अक्ष और इसके समांतर हमने किरण आपतित कर दी। अच्छा, ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी। कहां से होके गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी। अब दूसरी कौन सी किरण हम ले सकते हैं? तो हम देखते हैं दूसरी किरण, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, फोकस की दिशा में आपतित किरण और वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण अगर हम लें तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी कि वह दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण जाने का सिर्फ यही अर्थ नहीं है कि वह वक्रता केंद्र से जाए। अगर दर्पण से परावर्तन के पश्चात भी वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसे वक्रता केंद्र की दिशा में ही आपतित किरण माना जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहां से एक प्रतिबिंब किरण लेनी होगी जो दर्पण की सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाए। मान लीजिए ये किरण ली और ये किरण क्या हुई? दर्पण की सतह पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या होगा? परावर्तन के पश्चात किधर से होके गुजरेगी? परावर्तन के पश्चात यहां से होके गुजरेगी। किससे? वक्रता केंद्र से होके गुजरेगी। तो अब देखिए, जब ये किरण आगे बढ़ेगी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे आके ये किसी ना किसी पॉइंट पे तो कटेगी। आगे आके ये किसी ना किसी पॉइंट पे कटेगी। तो आगे आके ये जिस पॉइंट पे कटेगी, प्रतिबिंब क्या होगा? उसी पॉइंट पे बनेगा। मान लीजिए यहां पे कटी है तो प्रतिबिंब इसी पॉइंट पे बनेगी। तो प्रतिबिंब यहां बना। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, प्रतिबिंब कैसा बना? अगर कोई पूछे तो ये प्रतिबिंब तो वक्रता केंद्र के बाएं ओर बना है। तो वक्रता केंद्र के बाएं ओर बना है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है। कहां बना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम देखें तो क्या हो जाएगा? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा, सीधा बना है या उल्टा बना है? तो प्रतिबिंब क्या है? मुख्य अक्ष के जो है नीचे है ना, मुख्य अक्ष के नीचे है तो क्या होगा? उल्टा होगा और वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। अच्छा, तीसरा, ये वस्तु से बड़ा है या छोटा है? तो आकार में आप देख सकते हैं कि वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा। ये जो हमने बनाया, ये बनाया वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण
लेके अब अगर हम ले फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो क्या उससे प्रतिबिंब का निर्धारण हो सकता है? हम लेके देखते हैं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ध्रुव, वक्रता केंद्र और ठीक मध्य में फोकस। अब वस्तु को कहां रखना है? वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। हमने यहां पे रख दिया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पहली किरण की जानकारी हमें है ही, कौन से? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लिया हमने, और यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, फोकस से गुजरी। अब दूसरी किरण हम कौन सी लेंगे? तो फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो फोकस की दिशा में आपतित किरण अगर संभव है तो फोकस से होके जाएगी, तो फोकस से होके गुजरी। अच्छा, फोकस से होके गुजरने के बाद यह क्या होगा? ठीक मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। ये कहां पे कटी? अब आप देख सकते हैं, ये इस स्थिति में कटी। ये स्थिति क्या है? ये स्थिति भी है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। दूसरा क्या है? लाइन के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो क्या होगा? उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब है तो वास्तविक होगा, वास्तविक रूप से परावर्तन के बाद कटी है। और तीसरा, इसका आकार क्या है? वस्तु के आकार से बड़ा है। तो इस प्रकार जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण हम कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्या होगा? अगला होगा जब वस्तु फोकस पर हो। कहां पर हो? जब वस्तु फोकस पर हो। तो हम देखते हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो, उस स्थिति में हम प्रतिबिंब का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। फोकस पर हो, अवतल दर्पण हो गया, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। अब देखिए, जब वस्तु फोकस पर हो तो हम फोकस पे वस्तु को रखें। पहला मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो यह फोकस से होकर गुजरी। अच्छा, दूसरा कौन सा होगा? अब देखिए, दूसरा हम कौन सा ले सकते हैं? क्या फोकस की दिशा में हम ले सकते हैं? फोकस की दिशा में लेने के लिए क्या होगा? अगर हम फोकस की दिशा में लेते हैं तो यह फोकस से होकर गुजरेगी और दर्पण से कभी टकराएगी नहीं, प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण लाने के लिए क्या होगा? एक ऐसी किरण जो दर्पण के सतह से समकोण बनाए, यानी 90 डिग्री के एंगल पे आपतित हो। तो वो क्या होगी? दर्पण पे परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, और वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। और आप देख सकते हैं यह लगभग समांतर होती है। हाथ से खींचा गया है इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर यह समांतर नहीं है, लेकिन यह क्या होती है? समांतर होती है। अब समांतर होने का मतलब क्या हुआ? समांतर होने का मतलब हुआ कि हम इसे कितना भी बढ़ाते जाएं, आगे कहीं पे कटेगी नहीं, ये इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? जब कहीं पे कटेगा ही नहीं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहां पे बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अच्छा, दूसरा कि हम मुख्य अक्ष को ऐसे निर्धारित कर लेते हैं। अब ये मुख्य अक्ष से नीचे है या ऊपर है? नीचे है। नीचे है तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा। उल्टा जैसे ही हुआ वास्तविक होगा, और वस्तु से काफी बड़ा होगा। क्या होगा? वस्तु से काफी बड़ा होगा प्रतिबिंब, वस्तु से काफी बड़ा होगा। तो इस प्रकार जब वस्तु फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब कहां पे? अनंत पे होगा। यहां पे समांतर किरण होने का आपने क्या समझा?
कि प्रतिबिंब कहीं पे नहीं कटेगी, और प्रतिबिंब की क्या होगी, जब कहीं पे नहीं कटेगी तो अनंत पे बनेगा, उल्टा वास्तविक होगा और वस्तु से काफी बड़ा होगा। चलिए अब इसकी अगली स्थिति के बारे में हम जानते हैं। अगली स्थिति कौन सी हो सकती है? हमने अभी F पे रखा, अब वस्तु को हम F और P के बीच रख सकते हैं। कहां पे रख सकते हैं वस्तु को? F तथा P के बीच। तो देखते हैं अगली स्थिति, जब फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में वस्तु को हमने कहां पे रखा? फोकस तथा ध्रुव के बीच। मान लेते हैं ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका फोकस, और हमने वस्तु को कहां पे रखा? फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा तो क्या होगा? एक तो पहला मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, तो हमने किरण आपतित किया, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरी। कहां से होके गुजरी? फोकस से होके गुजरी। अच्छा, दूसरा कौन सा किरण हम ले सकते हैं? क्या फोकस की दिशा में आपतित किरण ले सकते हैं? तो फोकस की दिशा में आपतित किरण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर फोकस की दिशा में आपतित किरण लेंगे, ये फोकस से होकर गुजरेगी, फिर कहीं पे कटेगी नहीं। दर्पण से परावर्तन के बाद कटना चाहिए ना, ये इस लाइन से कट तो रही है, किरण आएगी कटेगी, लेकिन जो है दर्पण से परावर्तन के बाद कटना चाहिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? फिर वही हम यहां पे क्या करेंगे? एक ऐसे एंगल पे डालेंगे जो दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री का, वैसी किरण का चुनाव करेंगे जो दर्पण की सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो वो कहां से होके गुजरेगी? वो गुजरेगी वक्रता केंद्र से होके, माफ कीजिएगा, वो कहां से होके गुजरेगी? वक्रता केंद्र से होके गुजरेगी। अच्छा, अब देखिए, अगर हम इसको इधर कहीं भी बढ़ाएं, कितना भी बढ़ाएं, क्या ये कटेगी? ये नहीं कटेगी। लेकिन ये किधर कटेगी? अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये प्रतिबिंब कटेगी। अब देखिए, अगर प्रतिबिंब पीछे की ओर बनी है तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब तो पीछे की ओर बनी है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन क्या प्रकाश की किरणें पीछे जा सकती है? नहीं जा सकती है। हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि ये पीछे कटी है। तो जब प्रकाश की किरणें पीछे नहीं जा सकती है तो प्रतिबिंब किसकी होगी? किस प्रकार की होगी? काल्पनिक होगी, जिसकी हम कल्पना ही करेंगे। तो कहां पे प्रतिबिंब कहां पे बना? दर्पण के पीछे बना। कहां पे बना? दर्पण के पीछे। अच्छा, दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक? तो स्पष्ट रूप से काल्पनिक है, और लाइन के ऊपर है तो सीधा है, सीधा है, काल्पनिक है। अच्छा, इसका प्रतिबिंब का आकार जो है वह वस्तु के आकार से छोटा है या बड़ा है? तो प्रतिबिंब का आकार जो है, देखिए वस्तु का आकार इतना ही हुआ, जबकि प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु के आकार से बड़ा है, वस्तु के आकार से बड़ा है प्रतिबिंब का आकार। तो इस प्रकार जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, इसका निर्धारण करना हमने सीखा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रतिबिंब की नई स्थितियों के साथ।